साथियों, नमस्कार। वाद्य वंदना चैनल में मैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पूर्व के अध्ययन में शोध प्रतिवेदन भाग 1 के अंतर्गत प्रारंभिक भाग का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम शोध प्रतिवेदन प्रारूप के द्वितीय भाग पर विचार करेंगे। इस द्वितीय भाग को मध्य भाग कहते हैं। कुछ गुणीजन इसको मुख्य भाग के नाम से भी संबोधित करते हैं। अब हम शोध प्रतिवेदन के मध्य भाग को समझने का प्रयास करेंगे। मध्य भाग में 3 मुख्य बिंदु परिलक्षित होते हैं। एक, शोध के विषय को अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न अध्यायों में विभाजित करना। दूसरा, इसमें यथास्थान उद्धरण दर्शाना। और तीसरा, उद्धरण के संदर्भ को पाठ टिप्पणी में अंकित करना। अब हम इन्हीं 3 बिंदुओं पर विचार करेंगे। विषय को अध्यायों में विभाजित करते हैं तब देखने में आता है कि कुछ शोधार्थी प्रथम अध्याय को भूमिका, विषय प्रवेश या प्रस्तावना शीर्षक देते हैं। कुछ शोधार्थी शोध प्रतिवेदन के प्रारंभिक भाग की प्रस्तावना को भूमिका शीर्षक देना उचित समझते हैं। ऐसे शोधार्थी प्रस्तावना और भूमिका में अंतर नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में वे शोधार्थी मध्य भाग के प्रथम अध्याय को विषय प्रवेश या प्रस्तावना शीर्षक देते हैं। कलाओं के क्षेत्र में प्रथम अध्याय का शीर्षक शोध के विषय पर निर्भर रहता है। सामग्री की दृष्टि से विचार करें तो प्रथम अध्याय में शोध के विषय का प्रतिपादन किया जाता है। इसमें सामान्य रूप से समस्या का वर्णन करते हैं। शोधार्थी अपने उद्देश्य को स्पष्ट करता है। विषय की सीमाओं को दर्शाता है। इसमें शोधार्थी अपनी योजनाओं का विवेचन करते हुए भावी अध्यायों के विवेचन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। शोधार्थी ने यदि कोई परिकल्पना की है तो उसका स्पष्टीकरण उसे देना चाहिए। यदि शोधार्थी ने कोई महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस शब्द को यहाँ परिभाषित करे। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य, विषय की सीमा आदि बिंदुओं का शोध प्रतिवेदन के प्रारंभिक भाग की प्रस्तावना में भी समावेश किया जाता है, किंतु उन्हें वहां संक्षेप में दर्शाने का प्रावधान है। मध्य भाग के प्रथम भाग में इन बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया जाता है और साथ ही अन्य बिंदु भी सम्मिलित किए जाते हैं। मध्य भाग के द्वितीय भाग में शोध विषय से संबंधित पूर्व साहित्य का विवरण दिया जाता है। इसमें संबंधित विषय पर पूर्व में किए गए शोध कार्यों का संक्षिप्त परिचय और मूल्यांकन करते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि दूसरे शोधार्थियों द्वारा इस विषय पर कितना अध्ययन किया जा चुका है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शोधार्थी का कार्य पूर्व कार्य से किस प्रकार भिन्न है। शोधार्थी को यहाँ अपने विषय के औचित्य को प्रमाणित करने का सुअवसर मिलता है। तृतीय अध्याय में शोध की कार्य प्रणाली के संबंध में विवरण दिया जाता है। दत्त संग्रह करने तथा उन्हें विश्लेषित करने के लिए जिन उपकरणों व माध्यमों का प्रयोग करते हैं उनका वर्णन इस अध्याय में किया जाता है। इसमें परीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि उपकरणों की व्याख्या की जाती है। शोधार्थी द्वारा संग्रहित तत्वों के विश्लेषण करने की विधि का वर्णन किया जाता है। उपकरणों की वैधता और विश्वसनीयता को बताया जाता है। चतुर्थ अध्याय दत्त का विश्लेषण और व्याख्या पर केंद्रित रहता है। इसमें शोधार्थी मूल रूप से प्राप्त दत्त का वर्गीकरण कर उनका विश्लेषण करता है। विश्लेषण के आधार पर परिकल्पना की स्वीकृति को दर्शाते हुए अपने शोध कार्य के उद्देश्य को स्थापित करता है। इसमें दत्तों को ढंग से प्रस्तुत कर परिणामों की व्याख्या की जाती है। अपने पक्ष को सबल बनाने के लिए सारणियों, रेखाचित्रों और छायाचित्रों का उल्लेख किया जाता है। निष्कर्ष का अर्थ होता है परिणाम या निचोड़ और उपसंहार का अर्थ होता है सारांश। इसलिए शोधार्थी अपने अंतिम अध्याय को निष्कर्ष या उपसंहार शीर्षक देना उचित समझता है। निष्कर्ष अथवा उपसंहार यह मध्य भाग का अंतिम चरण होता है। शोध प्रबंध के प्रत्येक अध्याय की इकाइयों के उपरांत कुछ निष्कर्ष दिए जाते हैं। फिर अध्याय के अंत में इकाइयों के आधार पर
पूर्ण अध्याय का निष्कर्ष दिया जाता है। उपसंहार में सारे अध्यायों के निष्कर्षों को संश्लिष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निष्कर्षों का उल्लेख करते समय अध्ययन के क्षेत्र में शोधार्थी को अपने शोध कार्य के योगदान की जानकारी भी देना चाहिए। शोधार्थी प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर कोई संस्तुति या कोई सुझाव का उल्लेख करना चाहता है तो शोध प्रतिवेदन के उपसंहार के अंतिम चरण में उसे प्रस्तुत करना चाहिए। शोधार्थी निष्कर्ष के आधार पर आगामी अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों और विषयों को दर्शा सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उपसंहार में उद्धरण देने, संदर्भ संख्या अंकित करने और पाद टिप्पणी लिखने का प्रचलन नहीं है। अब शोध प्रबंध के मध्य भाग में जो उद्धरण और संदर्भ दिए जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। उद्धरण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी लेख या ग्रंथ से लिया गया अंश। व्यवहारिक स्तर पर किसी ग्रंथ में लिखित या किसी व्यक्ति द्वारा कही गई उक्ति को अभिमत की पुष्टि या खंडन के लिए मूल स्रोत से ग्रहण करके व्यवहार में लाना ही उद्धरण है। अंग्रेजी में इसे कोटेशन कहते हैं। किन्हीं विद्वानों द्वारा लिखित या कथित उद्धरणों को दर्शाने के लिए दुहरे उल्टे विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उद्धरण के प्रारंभ और समाप्ति पर दुहरे उल्टे विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। उद्धरण के अंत में लगाए गए विराम चिन्ह के ऊपर संदर्भ संख्या अंकित करते हैं। नीचे पाद टिप्पणी में वही संख्या लिखकर उसके संदर्भ का उल्लेख किया जाता है। इस संदर्भ में लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, पृष्ठ संख्या को अंकित करते हैं। मुख्य कलेवर एवं पाठ टिप्पणी को प्रत्येक पृष्ठ पर एक विभाजन रेखा के माध्यम से अलग अलग दर्शाया जाता है। संस्कृत, अंग्रेजी आदि अन्य भाषाओं के उद्धरणों को पाद टिप्पणी में देना उचित रहता है और उनका अनुवाद मूल कलेवर में लिखना ठीक होता है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विवेचित तथा उद्धृत ग्रंथों के नामों को एकल उद्धरण चिन्ह में रखा जाता है, जैसे रामायण, नाट्यशास्त्र। उल्लेखनीय है कि उद्धरण में यदि एक ही पृष्ठ पर एक ही क्रम में लगातार एक ही ग्रंथ के उद्धरणों को पाठ टिप्पणी में देना है तो बार बार स्रोत का पूरा विवरण नहीं दिया जाता, बल्कि प्रथम पाद टिप्पणी के पश्चात अन्य क्रम की पाद टिप्पणी के लिए वही शब्द लिख दिया जाता है। इसका अर्थ होता है उपर्युक्त अनुसार और इसके सम्मुख पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। अब संदर्भ देने की पद्धतियों पर विचार करना उचित होगा। प्रयोग स्थल के आधार पर संदर्भ देने की 4 पद्धतियां प्रचलित हैं। प्रथम, प्रत्येक पृष्ठ के अंत में अर्थात उसी पृष्ठ के नीचे पाद टिप्पणी में सभी संदर्भ दिए जाते हैं। पूर्व में हम इसी पद्धति का अध्ययन कर चुके हैं। द्वितीय, इसमें एक अध्याय में प्रयुक्त समस्त संदर्भों को उस अध्याय के अंत में दिया जाता है। तृतीय, इसमें समस्त अध्यायों में प्रयुक्त संदर्भों को एक साथ शोध प्रबंध के अंत में दिया जाता है। चतुर्थ, इसमें मुख्य कलेवर में जहां ग्रंथ का उद्धरण दिया जाता है उसकी समाप्ति पर ही कोष्टक में संदर्भ देने का प्रावधान रहता है। विभिन्न विधाओं में आवश्यकतानुसार इन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। कला के क्षेत्र में प्रथम पद्धति अधिक प्रचलित दिखाई देती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में शोध प्रतिवेदन प्रारूप के मध्य भाग के अंतर्गत विभिन्न अध्यायों को निर्मित करने पर विचार किया, साथ ही उसमें सम्मिलित की जाने वाली सामग्री को समझने का प्रयास किया। इसके अलावा उद्धरण और संदर्भ देने की पद्धतियों का अध्ययन किया। उल्लेखनीय है कि अध्यायों का विभाजन बहुत कुछ विषय पर निर्भर रहता है और उसी आधार पर खंडों एवं उपखंडों का निर्धारण होता है। उपर्युक्त अध्ययन प्रारूप मात्र है। इसके आधार से विषयानुसार अध्यायों को विभाजित करने में सहायता मिलती है। आपने इस वीडियो का अवलोकन किया,
इसके लिए हार्दिक धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।